सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आइए, कल हमने गुप्तोत्तर काल में जो राजा हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में देखा था। और राजा हर्षवर्धन का जो शासनकाल जो था, थानेसर पर इन्होंने राज किया। और थानेसर के बाद इन्होंने जो कन्नौज जो है वो अपनी राजधानी, ठीक है। और कन्नौज राजधानी बनाने के बाद इनका जो राज है 606 से 647 तक की हमने बात की। उस दौरान हमने जानकारी के स्रोत देखे, राजनीतिक उपलब्धियां देखी राजा हर्षवर्धन की, और सैन्य उपलब्धियां देखी जो विजय हुई थी, जो क्षेत्र इन्होंने विजय किए। तो कल हम बात कर रहे थे राजा हर्षवर्धन की कूटनीति, तो आज वहीं से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजा हर्षवर्धन की कूटनीति। तो शासक कौन? राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। राजा हर्षवर्धन, वर्धन की कूटनीतियां की कूटनीति में, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन की कूटनीतियों के बारे में बात करते हैं। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने जो राज्य विस्तार के लिए कौन सी कूटनीति अपनाई? एक तो वैवाहिक नीति अपनाई। वैवाहिक नीति जो सभी राजाएं अपनाते हैं। वैवाहिक नीति में कौन सी? वल्लभी जो था, वल्लभी के साथ वैवाहिक नीति, ठीक है। मगध और कामरूप के साथ मित्र नीति अपनाई थी, ठीक है। कूटनीति दोनों में करी थी, ठीक है। और जो शशांक जो था, शशांक को मारने के लिए सहायता मांगी थी भी दोनों से, ठीक है। तो जो वल्लभी जो है, वल्लभी से इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, ठीक है। और शशांक को मारने के लिए जो मगध व कामरूप से इन्होंने क्या की? मित्रता। तो आइए लिखते हैं कूटनीति। तो राजा हर्षवर्धन की कूटनीति में वल्लभी से हर्ष ने साम्राज्य विस्तार के लिए वल्लभी वल्लभी से वैवाहिक संबंध बनाए, ठीक है। और वैवाहिक संबंध बनाए और मगध व और मगध और कामरूप यानी कि वर्तमान में असम, कामरूप के साथ मित्र नीति अपनाई, ठीक है। और इन्हीं से जो शशांक जो है उसको मारने के लिए सहायता भी, ठीक है। वल्लभी में वैवाहिक संबंध जो अपनी बेटी जो थी उसकी शादी कर दी थी वल्लभी, ठीक है। और जो कामरूप और असम जो मगध जो है वहां पे मित्रता कायम की, और मित्रता कायम करके वो भी अपने राज्य में मिला। ये थी सब जो राजा हर्षवर्धन से इनकी कुट, ठीक है।
कूटनीति के कारण कूटनीति के कारण राजा हर्ष ने शशांक को मारा और अपने राज्य का विस्तार, अपने राज्य का विस्तार। ठीक है, धीरे धीरे जो राजा हर्ष जो थे, इन्होंने वल्लभी के साथ अपनी वल्लभी जो उस समय राज्य जो था उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। वहां पर जो शासक जो थे उनको पहले तो हराया और हराने के बाद अपनी जो बेटी है उसका क्या कर दी, वहां पे शादी कर। ठीक है, तो वहां से वैवाहिक संबंध बनाए और जो मगध व कामरूप वर्तमान में असम, उसके साथ जो राजा हर्ष जो थे मित्रता की और अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। आगे बात करते हैं हम धार्मिक उपलब्धियां। तो राजा हर्षवर्धन की धार्मिक उपलब्धि, राजा हर्ष की धार्मिक उपलब्धि की, धर्म कौन सा था उस समय, धार्मिक उपलब्धि, धार्मिक उपलब्धियां। ठीक है, धर्म के बारे में बात करते हैं कि राजा हर्ष के काल में धर्म क्या क्या बोलबाला। तो ह्वेनसांग जो राजा हर्ष के दरबार में आया था, ह्वेनसांग के अनुसार ह्वेनसांग कहता है कि हर्ष का व्यक्तित्व धर्म बौद्ध था। ठीक है, महायान शाखा, फिर भी ये धार्मिक शासक थे, सभी धर्मों को संरक्षण देने वाले थे। इसी समय प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद प्रयाग में संचालित होता है। ये ह्वेनसांग ये बताते हैं कि जो हर्ष जो थे ये तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, महायान शाखा के। ठीक है, लेकिन इन्हीं के काल में प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता था, महामोक्ष परिषद प्रयाग में संचालित होता था, जहां पर जैन बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी सभी को सुना जाता था और दान दक्षिणा देते थे। कौन देते थे, हर्ष देते। ठीक है, राजा हर्ष देते। ये ह्वेनसांग के कथन है। प्रत्येक वर्ष कन्नौज में धार्मिक परिषद होती थी, सभी धर्मों के लोग आते थे। हर्ष सभी धर्मचारों को दान दक्षिणा बड़े स्तर पर दान करते, इसीलिए इसे महादानी कहा गया है। किसको, राजा हर्ष को। शिक्षा के क्षेत्र में 1/4 दान दिया, 4 में से यानी कि 100 में से 25% जो हिस्सा है वो किस क्षेत्र में देते थे हर्ष, जो दान देते थे उसमें से शिक्षा के क्षेत्र। तो आइए लिखते हैं राजा हर्ष के बारे में कि धार्मिक उपलब्धियां इनकी क्या थी। तो धार्मिक उपलब्धियों में सबसे पहला पॉइंट, राजा हर्ष राजा हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी थे। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म को ये समर्थक थे। ये बात कौन करता, ह्वेनसांग करता, ह्वेनसांग।
इन सांग के द्वारा, इन सांग के अनुसार, सांग के अनुसार। ठीक है, क्या थे बौद्ध धर्म के, क्या थे अनुयायी थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा, महायान। ठीक है, अब ह्वेनसांग कहते हैं, ह्वेनसांग के अनुसार अनुसार हर्ष के शासनकाल में, काल में प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता था, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद प्रयाग में, प्रयाग में संचालित होती, संचालन होता था इसका, प्रयाग में संचालन होता। ठीक है, जहां पर इस परिषद में, जहां पर जैन, बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी आते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के सभी लोग आते थे जो इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सभी लोग आते थे, सभी सभी लोग आते थे। ठीक है, सभी को सुना जाता था, सभी की समस्याओं को सुना जाता था, सभी को सुना जाता था। कैसे सुना जाता था, एक तो उनकी समस्याओं को, और एक उनके ज्ञान को सुना जाता था। ठीक है, एक सुनना और समस्या, और एक ज्ञान। समस्या इसलिए सुनता है क्योंकि हर्ष राजा था, और जो ज्ञान की बातें इसलिए सुनता था क्योंकि वो सभी जो धर्म जो थे उनको समान मानता। ठीक है, सुना जाता था, और दान दक्षिणा देते थे भाई। ठीक है, एक पॉइंट तो ये कि प्रयाग में क्या होती थी, जो महामोक्ष परिषद का संचालन होता था, जहां जैन और बौद्ध धर्म के लोग आते थे। हर्ष क्या करते, सभी को सुनते थे और दान दक्षिणा। ठीक है, ये ह्वेनसांग कहता है। ठीक है, ये बात कौन कहता है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार ह्वेनसांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कन्नौज में, तो कन्नौज राजधानी थी, कन्नौज में धार्मिक परिषद होती थी। एक तो 5 वर्ष में होती थी एक महामोक्ष, और एक प्रत्येक वर्ष होती थी महा धार्मिक परिषद होती थी। ठीक है, सभी धर्मों के लोग, धर्मों के लोग आते थे वही इसमें। ठीक है, हर सभी तो राजा हर्ष जो थे, हर्ष
सभी धर्मचारों, ठीक है, धर्मचारों को दान दक्षिणा बड़े स्तर पर देते, बड़े स्तर पर देते, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हर्ष को महादानी कहा जाता, कहा गया। हर्ष शिक्षा के क्षेत्र में 1/4 दान कर देते थे, ठीक है। तो हवेनसांग ऐसे बोलता है कि भाई धर्म के बारे में कि जो हर्ष जो थे वो तो क्या थे, जो किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के, महायान की, ठीक है। हेवेनसांग कहता है कि 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद होती है जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता था, हर्ष जो है इनको सभी को सुनता था, इनकी समस्याओं को भी सुनता था और इनके ज्ञान को भी सुनता था, और फिर क्या देता है, दान दक्षिणा देता है। फिर इंसान कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष कन्नौज में एक जो धार्मिक परिषद है वो होती थी, सभी धर्मों के लोग आते थे। हर्ष सभी धर्मचारों को क्या देते थे, बड़े स्तर पर की दान देते थे, ठीक है। इसीलिए हर्ष को महादानी कहा गया। लेकिन एक पॉइंट और बताया है, हर्ष शिक्षा के क्षेत्र में 1/4 दान करते, यानी कि 100 में से 25 दान करते, 4 में से 1 दान शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है। तो ये थी धार्मिक उपलब्धि राजा हर्ष की। अब देखते हैं राजा हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धि। आइए, राजा हर्ष, राजा हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धि। आइए, सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में। तो राजा हर्ष स्वयं भी क्या थे, विद्वान थे, और इनके काल में बाणभट्ट, मयूर व बौद्ध यात्री हेनसांग आया था, ठीक है। इनको संरक्षण दिया जाता था। हर्ष चरित्र, कादम्बरी बाणभट्ट की, मयूर ने सूरशतक लिखी, नागानंद रत्नावली प्रिय दर्शनी हर्ष ने लिखी है। इसके शासनकाल में नालंदा और वल्लभी शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है। बौद्ध जो, ये कौन से थे, जो वल्लभी और नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। संस्कृत भाषा का विकास इसके काल में बड़े स्तर पर हुआ। वही राजा हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सबसे पहली बात तो यह है कि राजा हर्ष एक समय विद्वान, एक कवि थे। राजा हर्ष समय विद्वान थे, ठीक है? और इनके काल में बाणभट्ट, मयूर व बौद्ध यात्री हेनसांग
आए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, इनका संरक्षण करते थे ये जो राजा हर्ष थे। नागानंद, अब कुछ रचनाएं हैं। हर्ष चरित्र, कादम्बरी, इसकी रचना है बाणभट्ट की। बाणभट्ट की रचना है। और कौन सी रचना है? और है सूर्यस्तक। ये किसकी है? ये है मयूर की। तो पूछ ले, हर्ष चरित्र कादम्बरी इसकी रचना है तो बाणभट्ट की। और मयूर ने कौन सी पुस्तक लिखी, रचना? रचना या पुस्तक मयूर ने कौन सी लिखी? सूर्यस्तक। ठीक है, फिर 3 फेमस रचनाएं और हैं। कौन कौन सी? एक तो नागानंद, नागानंद, नागानंद रत्नावली, फिर ये दर्शन, फिर ये दर्शन। ठीक है, तो ये किसकी है? ये है राजा हर्ष की, हर्ष की रचना है। ठीक है, तो बाणभट्ट ने कौन कौन सी लिखी? बाणभट्ट की जो पुस्तकें हैं वो है हर्षचरित्र कादम्बरी, सूर्यस्तक है मयूर की, और जो हर्षचरित्र नागानंद और प्रियदर्शन, ये किसकी है? ये है राजा हर्ष खुद समय की। ठीक है, इनके शासनकाल में नालंदा, राजा हर्ष के काल में नालंदा और वल्लभी, वल्लभी गुजरात वाला, वल्लभी शिक्षा के केंद्र थे। शिक्षा के केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा की, बौद्ध शिक्षा दी जाती। ठीक है, संस्कृत भाषा, भाषा का विकास इनके काल में बड़े स्तर पर हुआ था। ठीक है, तो राजा हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें तो राजा हर्ष समय एक विद्वान थे। इनके काल में बाणभट्ट, मयूर व बौद्ध यात्री हवेनसांग की कवि रहते। हर्षचरित्र कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, सूर्यस्तक मयूर की, और रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शनी ये किसकी है? समय हर्ष की। हर्ष के काल में नालंदा और वल्लभी शिक्षा के केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। संस्कृत भाषा का विकास इनके काल में बड़े स्तर पर। तो ये थी राजा हर्ष की सांस्कृतिक। अन्य उपलब्धियां देखें तो इनके काल में इन्होंने मुद्रा चलाई, भारत का विदेशी व्यापार फला फूला था, विदेशों के साथ मजबूत संबंध। ठीक है, तभी हेवेन सांग बर्गे चीनी यात्री विदेशों के साथ
जो व्यापार था, आयाजाई हो रही थी, इसी के लिए जो ह्वेनसांग है राजा हर्ष के काल में आए। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र उस समय जो नालंदा और बुलबी था। तो ये जो राजा हर्ष के बारे में सांस्कृतिक उपलब्धि और धार्मिक उपलब्धि हमने देखी। अब बात है ह्वेनसांग का यात्रा वर्णन। ह्वेनसांग ने जो राजा हर्ष है, राजा हर्ष के का जो प्रशासन जो था, जो उनकी काल जो था, उसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा। तो ह्वेनसांग ने सीयू की लिखी है। ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयू, जिसमें भारत का वर्णन लिखा। ठीक है। ये 629 ईस्वी में भारत आए और 644 ईस्वी में चले जाते हैं। कौन? ह्वेनसांग। ये हर्ष के काल में आते हैं। ये उत्तर भारत व दक्षिण भारत में भी गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक रहे थे। इनका उद्देश्य था बौद्ध धर्म की जानकारी लेना और बौद्ध धर्म से पांडुलिपि व रचनाओं को सहेज कर साथ ले जाना। ये चीनी बौद्ध यात्री थे। ये 14 वर्ष तक भारत में रहे। ये बौद्ध स्थलों की यात्रा करते। ठीक है। तो जो ह्वेनसांग जो थे इन्होंने भारत के बारे में लिखा था। भारत में जब काल चल रहा था राजा हर्षवर्धन का, उस काल के बारे में। ठीक है। तो आइए देखते हैं ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। आइए। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। तो ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी। पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक सीयू की। सीयू। ठीक है। सीयू की। सीयू की पुस्तक किसकी थी? ह्वेनसांग। ठीक है। जिसमें क्या लिखा था? जिसमें भारत का वर्णन लिखा। ठीक है। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आए और 644 तक यहाँ पर रहे। ठीक है। ये हर्ष के काल में है। हर्ष के काल। ठीक है। और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी है। उत्तर भारत में तो राजा हर्ष का काल था ही था, लेकिन दक्षिण भारत में ह्वेनसांग ह्वेनसांग 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय विद्यालय में रहे। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो उद्देश्य था ह्वेनसांग का
बौद्ध धर्म को जानना, बौद्ध धर्म की जानकारी जानकारी लेना और बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपि व रचनाएं रचनाओं को सहज कर साथ ले जाना। ये हिंसा का क्या था उद्देश्य था कि पांडुलिपियों व रचनाओं को सहज कर साथ ले जाना, बौद्ध धर्म की जान। ठीक है, ये चीनी बौद्ध यात्री थे। ये 14 वर्ष तक भारत में रहते हैं। तो ये 14 वर्ष तक कहाँ रहते हैं? भारत। ये बौद्ध स्थलों की यात्रा। ठीक है, ये थी ह्वेनसांग के बारे में जो परिचय जानकारी। अब ह्वेनसांग इसमें सीयूकी में लिख रखा है कि हर्ष के काल के बारे में लिखा हुआ है ह्वेनसांग ने। तो भारत में राजनीतिक जीवन के बारे में ह्वेनसांग क्या बोलते हैं? फिर धर्म के क्षेत्र में भारत कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और शिक्षा में क्या था, सामाजिक समाज कैसा था। तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में पूरा विवरण दिया। तो आइए शुरू करते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार भारत के राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालते हैं। ह्वेनसांग ह्वेनसांग के अनुसार भारत में राजनीतिक जीवन राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले ह्वेनसांग जो राजनीति के बारे में बता रहे हैं भारत की, उसके बारे में। भारत का शासन करने का तरीका प्रजाहितैषी था। प्रजाहितैषी का मतलब प्रजा के हित में। यहाँ का जो दंड विधा उदार थी, लेकिन गंभीर अपराध के लिए कठोर दंड भी था। ठीक है, इंसान कहते हैं कि जो दंड दिया जाता था वो उदार था। ठीक है, लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध कर दिया गया तो उसके लिए कठोर दंड भी था। हर्ष ने एक विशाल सेना रखी थी प्रजा की रक्षा के लिए। प्रजा पर करों का भार कम था, कर नहीं थे, इतना ही कर नहीं लगाए जाते थे प्रजा पर, इसलिए हेनसांग कर रहे हैं। तो राजनीति के बारे में क्या कर रहे हैं हेनसांग? सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि भारत का शासन करने का तरीका प्रजा हितैषी था, यानी कि प्रजा के हित में था। प्रजा हितैषी था। ठीक है, यहाँ ठीक है, प्रजा हितैषी था। दंड विधि उदार थी, लेकिन गंभीर अपराध के लिए और दंड भी था। दंड विधि आज के टाइम में बोलते हैं दंड संहिता, उस समय बोलते हैं दंड विधि विधि विधा उदार थी, लेकिन कठोर लेकिन गंभीर अपराध के लिए
लेकिन गंभीर अपराध के लिए कठोर दंड था भाई। ठीक है। हर्ष ने एक विशाल सेना रख रखी थी प्रजा की रक्षा की। ठीक है। हर्ष ने विशाल सेना रखी थी प्रजा की रक्षा की। प्रजा की रक्षा। ठीक है। प्रजा पर करों का भार कम था। करे नहीं लगाए जाते थे इतने, तो प्रजा पर करों का भार कम था। ये बताते हैं इंसान राजनीतिक जीवन के, कि भारत में जो शासन कर रहे थे जो तब शासक राजा हर्ष, तो वो प्रजा हितैषी था। ठीक है। दंड विधा जो थी वो उदार थी, लेकिन गंभीर अपराध के लिए दंड कठोर था। हर्ष ने विशाल सेना रख रखी थी, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा पर करों का भार कम, कर नहीं लगाए जाते। तो ये बताया हेनसांग ने राजनीतिक जीवन। आगे बता रहे हैं धार्मिक जीवन के बारे में क्या बोले हेनसांग। ये लिख हेनसांग हेनसांग के अनुसार धार्मिक जीवन, सीयू की में धार्मिक जीवन के बारे में क्या लिखा भाई। हरस कट्टर बौद्ध धर्म का, तो हेनसांग बोल रहे हैं कि जो हर्ष राजा हर्ष जो थे उसमें कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे भाई, कट्टर प्रबल समर्थक थे, लेकिन अन्य धर्म के लिए भी वो उदार थे। ठीक है। इस समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रचलित थी। ठीक है। इस समय महामोक्ष परिषद हर 5 वर्ष में प्रयाग में और हर वर्ष धार्मिक सभा का आयोजन कन्नौज में होता था। सभी धर्मों के लोग आते थे और दान दक्षिणा दी जाती थी भाई। हेवनसांग बोल रहे हैं कि जो खरस जो थे वो कट्टर क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी वो अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। ठीक है। इसका उदाहरण ऐसे मिलता है, हिंसांग बोलते हैं कि इस समय महामोक्ष परिषद हर 5 वर्ष में एक बार महामोक्ष परिषद का आयोजन होता, वहां पर क्या होता था, और हर 1 वर्ष में धार्मिक सभा का आयोजन होता था। यहाँ पे कन्नौज, प्रयाग में होता था महामोक्ष परिषद, और कन्नौज में क्या होता था, धार्मिक सभा। ठीक है। कन्नौज में जो धार्मिक सभा का आयोजन होता था वो वर्ष में एक बार, और महामोक्ष परिषद का जो आयोजन होता था वो 5 वर्ष में। तो इन परिषदों में सभी धर्म के लोग आते थे, हर से इनको खूब दान दक्षिणा देते। आइए लिख, हरस जो थे, हरस कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन अन्य धर्मों के प्रति अन्य धर्मों के प्रति
वृत्ति भी उदार थी। ठीक है। अब ह्वेनसांग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस समय, इस समय हर्ष के काल में, इस समय महामोक्ष, महामोक्ष परिषद 5 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में प्रयाग में, वह वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार धार्मिक सभा, कहाँ पे, कन्नौज में, कन्नौज में आयोजित होती थी। आयोजित होती थी। इन परिषदों में, परिषदों में, सभाओं में सभी धर्मों के, धर्मों के लोग आते थे। हर्ष उन्हें सुनते और दान दक्षिणा देते। ठीक है। तो इससे ये होता है कि हर्ष जो था बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी समान संरक्षण कर रही थी। ठीक है। 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद कहाँ पे आयोजित होती थी, प्रयाग में, और वर्ष में एक बार धार्मिक सभा कन्नौज में आयोजित होती थी। इन सभाओं में सभी धर्मों के लोग आते थे। हर्ष इनको क्या, सभी धर्मों के लोगों को क्या देते, दान दक्षिणा देते। ठीक है। तो ह्वेनसांग के अनुसार धार्मिक जीवन के बारे में अब देखते हैं ह्वेनसांग ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोला है। ठीक, आइए। ह्वेनसांग के अनुसार अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी थी भी, एक राज्य की रीढ़ की हड्डी होती। ठीक है। इस समय भूमि उर्वर थी, यहाँ के लोग समृद्धशाली थे। यानी कि इस समय भूमि जो थी उपजाऊ थी, लोग समृद्धशाली थे। कृषि का प्रचलन था। व्यापार और वाणिज्य की में वस्त्र उद्योग विकसित था। इस समय अंतरिम व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी होता। इस समय कृषि कर आय का 1/6 था भाई, 6 में से 1। ठीक है। तो आइए लिखते हैं। पहले बात तो यह है, भूमि उपजाऊ थी, लोग समृद्धशाली थे। ठीक है। कृषि का उस समय क्या था, प्रचलन। व्यापार होता था। ठीक है। वस्त्र उद्योग उस समय क्या था, और व्यापार कैसा होता था, देश की देश में तो व्यापार होता ही था, और देश के साथ साथ बाहरी देशों में भी व्यापार होता था। यानी कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी। इस समय कृषि कर आय का कितना था, 1/6 था। यानी कि कृषि कर किया जाता था कितना, आय का 1/6। ठीक है। आगे लिखते हैं। तो हेवेनसांग ने कृषि के बारे में क्या, ठीक है, भूमि उपजाऊ थी। ठीक है। भूमि उपजाऊ होगी तो यहाँ के लोग, ये लोग समृद्धशाली थे, समृद्ध थे वे सभी।
समृद्धशाली थी। ठीक है, यमुना गंगा का दोआब वाला क्षेत्र है। कृषि का प्रचलन था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य के वस्त्र उद्योग विकसित। तो क्या था? वस्त्र उद्योग विकसित। ठीक है, इस समय आंतरिक आंतरिक के साथ साथ बाह्य व्यापार यानी कि बाहरी व्यापार, दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता है। इस समय इस समय कृषि का कृषि कर आय का कितना था? आय का 1/6। अब ये पूछ ले कि राजा हर्ष के काल में कृषि कर आय का कितना प्रतिशत था? तो 1/6 था। 1/6 में से एक। ठीक है, तो ये थी अर्थव्यवस्था के बारे में जान। वस्त्र उद्योग उस समय क्या था? विकसित। इब ह्वेनसांग ने शिक्षा के बारे में अपनी पुस्तक, ह्वेनसांग के अनुसार शिक्षा, आइए लिखते हैं, ह्वेनसांग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र के बारे में ह्वेनसांग ने क्या बोला? यहाँ के शासक शिक्षा के विकास और विद्वानों के संरक्षण के लिए उदार। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती। इस समय जो शासक जो था वो अपनी आय का, राजा हर्ष के बारे में बोला, अपनी आय का 1/4 शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता। यानी कि 4 कमा के लिए लाएगा तो 4 में से एक तो शिक्षा को देगा ही। इस समय नालंदा, बिहार व वल्लभी शिक्षा के केंद्र थे। इस समय संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया गया। ये पहले भी आ चुके हैं। और ये वो के वो पॉइंट है, थोड़ा सा चेंज है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? यहाँ के शासक शिक्षा के विकास और विद्वानों के लिए समान संरक्षण थे। उसमें कवि कौन थे? बाणभट्ट, मयूर और हेनसांग भी थे। आइए लिखते हैं, यहाँ के शासक यहाँ के भारत के शासक इसके काल में हर्षवर्धन, जो ह्वेनसांग तब आया था उस काल में, तो उस काल में शासक कौन था? राजा हर्षवर्धन था। शासक शिक्षा के विकास और विद्वानों विद्वानों के संरक्षण रक्षक के लिए उदार थे। पहला पॉइंट क्या है? उदार थे। यहाँ पर कौन सी शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक। यहाँ पर उस समय कौन सी शिक्षा थी? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग जो आए जो थे वो धार्मिक शिक्षा ही तो लेने आए थे। इस समय जो शासक जो था वो अपनी आय का 1/4 शिक्षा के क्षेत्र में। इस समय का शासक
कौन था इस समय? राजा हर्ष। अपनी आय का 1/4 शिक्षा में खर्च करता था। ठीक है। नालंदा में, नालंदा यानी कि बिहार, वह वल्लभी शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? इस समय जो संस्कृत जो भाषा जो थी वो काफी हद तक विकसित हुई। इस समय संस्कृत भाषा विकसित, संस्कृत भाषा का संरक्षण किया। ठीक है? संस्कृत भाषा अधिक ज्यादा विकसित हुई। तो हेवेनसंग बोलते हैं कि यहाँ के जो शासक जो थे वो शिक्षा और विद्वानों को बहुत ज्यादा संरक्षक दे रहे थे, उदार थे भी शासक में। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। समय का शासक कौन था? राजा हर्षवर्धन। इस समय का शासक अपनी आय का 1/4 शिक्षा में खर्च करता था। ये बात पहले भी आ चुकी है। नालंदा बिहार में भी शिक्षा के केंद्र थे, ये भी पहले आ। इस समय संस्कृत भाषा अधिक ज्यादा विकसित हुई। ठीक है, तो ये भी क्या पहले आ चुका। तो ये बताया ह्वेनसांग ने शिक्षा के बारे में। अब लास्ट जो पॉइंट रह गया सामाजिक स्थिति के बारे में, ह्वेनसांग क्या बता? तो सामाजिक ह्वेनसांग के अनुसार सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति के बारे में क्या बता? तत्कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त। ठीक है। वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर होते थे, होते जा रहे थे। इस समय शूद्र खेती करने लगे और वैश्य भी खेती करने लगे। अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध था वही इस समय। ठीक है। तो ये बताते हैं ह्वेनसांग इसके बारे में, समाज के क्या बताते हैं? समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था। ठीक है। वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर हो रहे थे। वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर होते जा रहे थे। ठीक है। इस समय शूद्र खेती करने लगे। इस समय शूद्र खेती करने लगे थे और वैश्य भी खेती करते थे। वैश्य भी खेती करते थे। ठीक है। और अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध, तरह जातीय विवाह
प्रतिबंध। एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जो विवाह होता है वो उस समय प्रतिबंध। लेकिन शूद्र भी इस समय क्या करने लगे थे, खेती करने लगे थे। हर्ष के काल में वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर होते जा रहे थे, समाज जो है 4 वर्णों में भी। ठीक है, तो ये हवेनसांग ने अपनी पुस्तक के बारे में युवकी में हर्ष के शासन के बारे में, उस समय जो शासन काल चल रहा था उसके बारे में बताया। ठीक है, जैसे ही हर्ष की जब मृत्यु होती है तो उत्तर भारत में बहुत राजवंशों का उदय होता है और दक्षिण भारत में भी राजवंशों का उदय होता है और ये आपस में संघर्ष करते हैं। तो ये जो था, हमने राजा हर्ष का काल पढ़ा, समाज पढ़ा उनका, समाज के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे उनके विचार थे उनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे राजपूत काल शुरू हो जाएगा कल से। राजा हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में होने के बाद जो राजपूतों में संघर्ष होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।